नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जंक्शन की सुरेशिया कॉलोनी में बीती रात एक कोरोना मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इलाके को कर्फ्यूग्रस्त घोषित कर दिया। जंक्शन के सुरेशिया इलाके के वार्ड नंबर 60 में सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मिला दिल्ली पुलिस का कार्मिक नौकरी छोड़कर आया था। वह 6 मई को मोटरसाइकिल पर हनुमानगढ़ आया था। बताया जा रहा है कि वह 17 अप्रैल को ही हनुमानगढ़ से दिल्ली गया था। जिले का यह 12वां कोरोना पॉजिटिव मरीज है। इसे मंगलवार को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि इस युवक की कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आने से पहले हनुमानगढ़ जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं होने के कारण जिला प्रशासन को उम्मीद थी कि शायद अब कोई कोरोना का पॉजिटिव केस हनुमानगढ़ में नहीं आएगा, क्योंकि सभी 11 पॉजिटिव मरीज रिकवर होकर घर जा चुके थे और धीरे धीरे हनुमानगढ़ ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन सोमवार रात आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट ने फिर जिला प्रशासन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हनुमानगढ़ में अंतिम कोरोना पॉजिटिव मरीज 25 अप्रैल को भादरा तहसील के गांव जोगीवाला में मिला था। अब प्रशासन कोरोना पॉजिटिव पाए गए पुलिस कार्मिक के संपर्क में आए लोगों की सूची बनाने में जुट गया है। पुलिस कार्मिक के हाई व लो रिस्क कॉन्टेक्ट के लोगों के भी एहतियात के तौर पर सैंपल लिए जाएंगे। जिला प्रशासन यह जानकारी जुटा रहा है कि मोटरसाइकिल पर दिल्ली से आया पुलिस का यह जवान रास्ते में कहां रुका था और किस किस के संपर्क में आया था। घर आने के बाद वह किन से मिला, उनके घर कौन कौन आया। उधर जिला कलेक्टर ने सुरेशिया के एक व्यक्ति का पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने पर कुछ इलाके में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सोमवार रात 10:30 बजे से ही लागू कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने आम जन से आह्वान किया है कि वे यह मान के चलें कि हमें लंबे समय तक इसी माहौल में रहना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मेडिकल एडवाइजरी की पालना करनी चाहिए तथा मास्क को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह इस बीमारी से समय भी बचे तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करते हुए नियमों की पालना करे। यही अपील करना चाहूंगी कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि अब हमको कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और हर व्यक्ति को ये मान के चलना पड़ेगा कि जो जिससे मिल रहा है उसको कोरोना है और फिर ही वो उस तरह की सावधानी मेंटेन करते हुए रहना है। ये प्रवासी लोगों के लिए राज्य सरकार के जो भी निर्देश है प्रशासन और पुलिस उनकी पूरी तरह से पालना कर रही है। जिला कारागार में बंदियों पर कथित रूप से लाठीचार्ज करने के आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बंदियों की भूख हड़ताल मंगलवार को तीसरे दिन भी जारी रही। दूसरी ओर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर डीवाईएफआई ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रशासन के साथ मिली भगती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बल प्रयोग करने के विरोध में जिला कारागार के आधे से ज्यादा बंदियों ने मंगलवार को तीसरे दिन भी भूख हड़ताल रखी। करीब 250 बंदी रविवार से भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि जेल प्रशासन की ओर से इनसे समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। बंदियों को मनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन बंदी बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जेल प्रशासन के अनुसार जेल में बंद करीब 450 बंदियों में से 135 बंदी खाना खा रहे हैं, शेष बंदी भोजन नहीं ले रहे। जेल प्रशासन का कहना है कि भूख हड़ताल कर रही बंदियों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जेल प्रशासन के समझाने पर बंदी मान नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि जिला कारागार में 9 मई की रात कुछ बंदी आपस में भिड़ गए थे। जेल प्रशासन ने इनको नियंत्रित करने के लिए पहले समझाइश की, जब वे नहीं माने तो हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। बंदियों की आपसी मारपीट व जिला प्रशासन के हल्के बल प्रयोग से कई बंदी जख्मी हो गए थे। दूसरी ओर घटनाक्रम की निंदा करते हुए डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना देकर जेल प्रशासन को बर्खास्त करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस दौरान डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा और भीम आर्मी के द्वारा यहाँ जिलाधीश कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम हम सौंप रहे हैं, इस बात के लिए कि आज से 3 दिन पहले हनुमानगढ़ की जिला जेल में जिस तरीके से पूरे जेल प्रशासन द्वारा तमाम बंदियों से खाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि सुनने में आया है कि 3 दिन पहले उन तमाम बंदियों को इस बात के लिए पीटा गया, बुरी तरह से घसीटा गया। वो तमाम बंदी पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा और अन्य जनसंगठन ये मांग करते हैं कि हनुमानगढ़ के पूरे इस जेल प्रशासन को बर्खास्त किया जाए, निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए और तमाम जो कैदी हैं उनका मेडिकल मुआयना कराया जाए। जो भी वो कहना चाहते हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस बात का हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर ये कार्रवाई यहाँ के प्रशासन ने, सरकार ने अगर इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम भारत की जनवादी नौजवान सभा के लोग और अन्य जनसंगठन मिलकर के
इसको आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की और प्रशासन की होगी। अनूपगढ़ से पैदल ही उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए प्रवासी श्रमिक मंगलवार को टाउन पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने श्रमिकों से पूछताछ कर उनके रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। लॉकडाउन के दौरान अनूपगढ़ में फंसे यूपी के प्रवासी श्रमिक पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को अनूपगढ़ से पैदल हनुमानगढ़ टाउन पहुंचे प्रवासी मजदूरों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से घर वापसी की व्यवस्था करवाने की मांग की थी, लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने पैदल ही घर वापसी का निर्णय लिया। टाउन में पहुंचे आधा दर्जन प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि अचानक लगे लॉकडाउन में वे अनूपगढ़ में फंस गए थे। रहने और खाने पीने की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उन्होंने पैदल ही घर वापसी का मन बना लिया। प्रवासी श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में नाकों पर खड़े पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि यह कहकर आगे रवाना कर दिया और कहा कि अधिकारियों से आगे ही बात हो पाएगी। श्रमिकों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से उन्हें अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों से पूछताछ कर टाउन रैन बसेरे में उनके रहने में खाने पीने की व्यवस्था कर दी है। टाउन थाना प्रभारी नंदराम भादू ने बताया कि सुबह इस मामले में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने प्रवासी श्रमिकों के रहने की व्यवस्था कर दी है। इस संदर्भ में प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है। हमारा अनूपगढ़ से सर काम करने के लिए मजदूरी गए तो वहाँ से हमने खाना होने का कोई व्यवस्था नहीं था, ना ही हम 2-3 दिन से भूखे हैं और आ रहे थे पैदल ही हम अनूपगढ़ से चल के, और हम घर जाना चाहते हैं और हमको प्रशासन से अपनी मांग कर रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको घर भिजवा दें किसी तरह से। नहीं सर, जो भी हमको कर्मचारी मिले वो ये कहे कि आगे आगे चलते जाइए, अभी आप जाएंगे तो अधिकारी बड़े अधिकारी हैं जो आगे हम जाएंगे कुशीनगर सर। खाने पीने को वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो इसीलिए हम लोग चल दिए घर से, वहाँ से। काम तो लगता नहीं है तो काम क्या करें, जब खाने भर को हो ही नहीं रहा तो काम कैसे करें। नहीं रोका साहब, अभी तो यहाँ पे रुके हैं नहीं, अभी 2 दिन से भूखे हैं हम लोग। नहीं, एक आदमी केला वाला दिया था वो खाए तो चले, हमको 4 रोज हो गया है। यहाँ से तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे सर। हम गए थे उधर कमाने के लिए, तो इधर सरों काटने गए थे, तो 2 दिन हम लोग पहुँचे, 2 दिन बाद हम लॉकडाउन हो गया। फिर हम लोग कहे भाई ठीक है लॉकडाउन होगा तो कैसे जाएंगे घर। उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आया हमारी माँ मर गई, तो हमने कहा मेरी माँ मर गई तो फिर हम लॉकडाउन हो गया, हम कैसे घर जाएंगे। तो फिर जो जहाँ रुक रहे थे तो हमने सोचा भाई क्या करें, हम कोई समझ नहीं आ रहा, मेरी माँ मर गई। फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं 2-4-10 दिन, अगर कोई साधन बनता है व्यवस्था बनता है तो हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग कितने दिन से भूखे हैं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं था, फिर हम लोग पैदल ही चल दिए। मांग यही कह रहे हैं सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं, हमारी माँ मर गई है। अभी देखिए 16 तारीख का उसका वो क्या है कि काम क्रिया लोग करेंगे, चलो अवरोध करेंगे। सुबह इतला मिली थी कि कुछ मजदूर है जो पैदल जा रहे हैं, जिनको ड्यूटी ऑफिसर को भिजवाया गया था, तो पता चला कि अनूपगढ़ से आ रहे थे और यूपी उनको जाना था, पैदल जा रहे थे, तो उनको रेन बसेरे में रुकवा दिया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया और प्रशासन को सूचना दे दी है। प्रशासन इस संबंध में जो भी निर्णय करेगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारियों ने मंगलवार को प्रशासनिक कार्यालयों में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीनें भेंट की। जिला केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सेतिया के नेतृत्व में दवा विक्रेताओं की ओर से मंगलवार को एडीएम कार्यालय, एडीसी कार्यालय, जंक्शन एवं टाउन पुलिस थानों में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर मशीन भेंट की गई। जंक्शन पुलिस थाना में मशीन की शुरुआत एसपी राशि डोगरा ने की। इस मौके पर उन्होंने केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम सेतिया के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह मशीन पुलिस कर्मियों के लिए निहायत उपयोगी है। उन्होंने आम जन से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रेम सेतिया ने एसपी राशि डोगरा और थाना प्रभारी नरेश गेरा को गुलदस्ता भेंट कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। एडीएम कार्यालय में एडीएम अशोक असीजा ने मशीन की शुरुआत की। इस मौके पर प्रेम सेतिया के अलावा प्रहलाद इसारिया, राजेश बंसल, नरेश सिडाना, अजय कारड़ा, नविद सिंगला, आकाश अरोड़ा, रमेश मिड्डा, गौरव स्वामी सहित अन्य दवा विक्रेता उपस्थित थे। देखिए जो सैनिटाइजर मशीन है ये बिना हाथ लगाए और बिना टच किए खाली सेंसरी से चलती है, तो इससे क्या होता है कि हाथ भी गंदे नहीं होते और हाथ साफ हो जाते हैं। और अभी कोरोना के टाइम में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और सारी सावधानियाँ मेंटेन करनी है, ये पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है। पहले हमने सैनिटाइजर 500 पीस, मास्क और ग्लव्स हमने एसपी ऑफिस में दी। सेकंड में हमने 51,000 रुपया सीएम कोष में भेजा। उसके बाद में हमने 51,000 रुपये अपनी रसोई जो हमारे चेयरमैन साहब चला रहे थे भेजा। फिर हमने कम से कम न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन में
करीबन 20-25 थर्मामीटर शायद दे दिए। आज हमने मशीनें लगवाई हैं, एक एडीएम साहब के, एक हमारे एडीसी ऑफिस जिसमें केमिस्ट जाते हैं, एक एसपी महोदय के, एक अपने पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन और पुलिस थाना जंक्शन। मास्क वगैरह छोटे मोटे रसोई में हम सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मेन सहयोग यही रहा हमारा ग्रुप, जितने भी मेरे साथी हैं, केमिस्ट स्टेशन का अध्यक्ष होने के नाते जितने भी साथी हैं, बहुत अच्छा सहयोग रहा है। हमारे मामा साहब प्रहलाद जी, नितेश जी, गायक सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में और एडीएम साहब के ऑफिस में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन हमारे केमिस्ट साथियों के सहयोग से लगवाई गई है और आगे जैसा भी प्रशासन हमसे सहयोग चाहेगा, हम सभी केमिस्ट साथी मिल करके करते रहेंगे। हमें सहयोग करने वालों में जितेश जी हैं, प्रहलाद इसारिया जी हैं, अन्य बहुत केमिस्ट साथी हैं जो हमें मात्र खुद ही चल करके कहते हैं कि आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं, तो हमारा हौसला बना रहता है। टाउन पुलिस ने मंगलवार को गश्त के दौरान मुख्य बाजार में तंबाकू व गुटखा बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ महामारी अध्यादेश व तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। टाउन मुख्य बाजार स्थित रामलीला मैदान के सामने तंबाकू व गुटखा बेचते एक व्यक्ति को पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार कर लिया। यह व्यक्ति मुख्य बाजार में एक दुकान के बाहर एक प्लास्टिक की थैली में तंबाकू लेकर खड़ा था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब व्यक्ति की तलाशी ली तो उसके बैग से तंबाकू और गुटखा बरामद हुआ। टाउन थाना के एसआई शिवनारायण ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है, लेकिन लॉकडाउन के चलते आयुष मंत्रालय व चिकित्सा विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार तंबाकू का सेवन और तंबाकू बेचना पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई हाइजीन की गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है और गुटखा तंबाकू खाने वाले लोग जगह जगह थूकते हैं। इससे संक्रमण का खतरा और अधिक बढ़ जाता है। टाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ महामारी अध्यादेश व तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया है। दौरान गश्त मुझे सूचना मिली कि रामलीला मैदान के सामने एक व्यक्ति को गुटखा, जर्दा और बीड़ी बेच रहा है। जिस इतला पर मैं रामलीला मैदान के सामने गया तो एक व्यक्ति अपने थैले में प्लास्टिक का थैला था जिसमें कुछ धूम्रपान सामग्री, पान मसाला, गुटखा थे। उनको मौके पर काबू कर उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार कर थाना जो है उसको मुकदमा दर्ज कर दिया। उनके खिलाफ करीबन जर्दा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट काफ़ी मात्रा में उनके पास ये धूम्रपान सामग्री और गुटखे थे। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जब भी सूचना मिलेगी तो इससे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर अमल में लाई जाएगी, ताकि लोगों को पता चले कि लॉकडाउन में इस तरह की पान, बीड़ी, गुटखा खा के थूकते हैं। संक्रमित फैलाने की भावना से राज्य सरकार के निर्देश होने के बावजूद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ऐसी सूचना अभी तक तो थाने में कोई प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन पता लगा रहे हैं इस तरह की कार्रवाई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये महामारी फैलाने के उद्देश्य से ये जो बेच रहे हैं, जो लोग खाकर थूक रहे हैं, महामारी फैलने की ज़्यादा संभावना है। इसी कारण से सरकार ने इसको बंद किया। उसके बावजूद ये पालना नहीं कर रहे हैं तो 269 और 270 IPC और 2020 का जो अधिनियम बनाया गया 4 और 5 धारा के तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मनोहर लाल, उत्तर मोहल्ला, सिंधी, वार्ड नंबर 21 हनुमानगढ़ टाउन का है। बीती शाम हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं जंक्शन की सुरेशिया कॉलोनी में कर्फ्यू लगने के बाद काफी श्रमिक घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। श्रमिकों की कमी के चलते गेहूं की तुलाई और ढुलाई पर असर पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पर बीती शाम से रुक रुक कर हुई बारिश और कुछ इलाकों में हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। धान मंडी में गेहूं तुलवाने आए किसानों ने बताया कि तुलवाई की गति धीमी होने के कारण पहले ही तुलवाई का काम काफी देरी से चल रहा है। फसल लाने के बाद किसानों को तुलवाई के लिए टोकन मिलने में भी 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी नरमे की फसल पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं किसानों की आधी से ज्यादा फसलें बाजार में पहुंची तक नहीं है, जो कि खुले आसमान के नीचे उनके घरों में पड़ी हैं। बारिश के कारण भीगी फसल की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ने का अंदेशा हो रहा है। यदि आगे भी बारिश हुई तो किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। लॉकडाउन के चलते पहले ही किसान बुरी तरह से परेशान है। आसमान से बरसने वाले ओले किसानों की समस्याएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गेहूं के बाद किसानों ने खेतों में ग्वार और नरमा की बुआई की है। बारिश के कारण बीजे गए बीज पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मंडियों में भी धीमी गति के चलते तुलवाई के काम में करीब 2 से 3 महीने बीत जाएंगे। ऐसे में किसान फसल खराबे की चिंताओं से घिरा हुआ है। लिहाजा किसानों ने धर्म कांटों से फसल की तुलवाई किए जाने की मांग करते हुए FCI गोदाम में भी फसल तुलवाई की स्वीकृति दिए जाने की
मांग की है। वहीं जंक्शन के वार्ड संख्या 60 से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद वहां से आने वाले श्रमिक घरों में ही कैद होकर रह गए हैं। उल्लेखनीय है कि जंक्शन धान मंडी में करीब 500 श्रमिक तुलाई व ढुलाई का काम करते हैं। इनमें से करीब 150 श्रमिक जंक्शन की सुरेशिया बस्ती से आते हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद सुरेशिया के श्रमिक जंक्शन धान मंडी में काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे में जंक्शन धान मंडी में श्रमिकों की कमी होने के कारण तुलाई का काम भी प्रभावित होने की आशंका है। बारदाने की कमी के साथ साथ अन्य समस्याओं से जूझती धान मंडी की व्यवस्था पर कर्फ्यू का बुरा असर पड़ सकता है। श्रमिकों का कहना है कि वे दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। प्रतिदिन होने वाली कमाई से ही उनके परिवार की आजीविका चलती है। लॉकडाउन के कारण पहले ही उन्हें बुरी आर्थिक स्थितियों से सामना करना पड़ रहा है। अब बीती रात कोरोना पॉजिटिव मिलने के कारण सुरेशिया इलाके में कर्फ्यू ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है। श्रमिकों ने प्रशासन से सुरेशिया में रहने वाले श्रमिकों की मेडिकल जांच करवाकर उन्हें काम पर जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की मांग की है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी गेहूँ समय पर नहीं मिल रही है। प्रशासन कोई इसका नहीं कर रहा है। कनक अगर बारिश और कल एक यहाँ मरीज मिल गया पॉजिटिव और मिल गया तो ये सील हो जाएगा। तो इससे हमारी कनक गेहूँ नहीं खुलेगी। हम पीछे भी परेशान हैं और आगे और हो जाएंगे। अगर बारिश आज सुबह भी हुई है और होगी तो ये सारा गेहूँ सड़ जाएगा तो किसान को आर्थिक नुकसान होगा। किसान बारिश से दो बार नरमे बीज चुका है, फिर उसका कुंड भी फोड़ लिया, वो वापस फिर कुंड हो गया। तो हमको बहुत खर्चा पड़ रहा है। जितने हम किसान परेशान है उतना कोई परेशान नहीं है। कोई व्यापारी तो होता है वो 10,000 गट्टे की बजाय 20,000 तोल देता है, किसी को नंबर भी नहीं मिलता है। तो ये प्रशासन का काम है, सरकार हमारी सुनाई करे। ऐसे चल रहा है, इस हिसाब से तो ये गेहूँ 2 महीने 2.5 महीने तक नहीं खुलेगी। इतने में हमारे घर पे जो गेहूँ खाली जगह में पड़ा है बाहर आसमान के नीचे खुले में, वो सारा सड़ के ख़त्म हो जाएगा। तो वो यहाँ नहीं तुलेगा सड़ा हुआ गेहूँ, तो हमारे को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा किसान। तो किसान की सुनाई करनी चाहिए। किसान पे ही जो काम है वो चल रहा है। सुनाई में इस तरह की दिक्कतें आ रही है किसान को कि किसान का माल जो है ना मंडी में बहुत ज़्यादा कम मात्रा में जो है ना, यानी कह सकते हैं भी अभी तक जो माल है 10-15% ही तुल पाए हैं और बाकी माल मंडी में लाने की इजाज़त नहीं है प्रशासन की ओर से। तो उससे किसान को जो है ना बहुत बड़ी तकलीफ है कि भी जिस तरह पीछे बरसात हुई है उसमें भी लोगों का जो है ना माल गेहूँ जो है ना वो खेतों में पड़ा हुआ उसका नुकसान हुआ है। और किसान के जो है ना खेत में ही गेहूँ वो रख सकता है, क्योंकि उसके घर या कहीं और जगह नहीं होती इतना स्टोर करने की या इसको सुरक्षित माल को रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती किसान के पास। तो उनका गेहूँ तो जो है ना या तो मंडी में या फिर खेतों में खुले आसमान के नीचे रहता है। उससे क्या हुआ, पीछे बरसात हुई है अभी कोई 5-4 रोज पहले, तो उसमें बरसात काफ़ी ज़्यादा है और लोगों का काफ़ी गेहूँ का नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ लाने की बात करते हैं तो मंडी में लाने की जो है ना किसान को वैसे इजाज़त नहीं है। बहुत कम मात्रा में जो है ना माल जिस तरह से मार्केट कमेटी इजाज़त देती है उतना का माल किसान मंडी में एंटर कर सकता है और ला के बेच सकता है। अगर मौसम खराब हुआ तो किसान को बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, बहुत भारी दिक्कत आएगी। उसका पहले भी तो 2 बरसात उसमें हो चुकी है गेहूं पे। मैं बता चुका भी किसान का गेहूं जो है वो खेतों में ही है और आज भी खेतों में उसमें 2 बरसात हो चुकी है। अगर अब और बरसात हो जाएगी तो पहले भी वो डैमेज हुआ है और वो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और बिकने लायक है, उसको एफसीआई नहीं लेगी और बिकने लायक वो गेहूँ नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। बरसात हुई है उसके बारे में किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और जो नरमे की बिजाई हुई है उससे प्रभावित हुई है। और हमारे यहाँ मानवगढ़ सेक्शन में तुलाई का काम है वो धीरे चल रहा है। और कल कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला था, उसके बाद उसकी वजह से हमारे को लेबर नहीं मिल रही है यहाँ पे और किसानों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो कि तुलाई का काम बहुत धीरे चल रहा है। तुलाई वो हमारे घर पे पड़ी है, सरसों की तुलाई नहीं हो रही है और सब कणक की भी तुलाई नहीं हो रही है। और आधी से ज़्यादा गेहूँ उन लोगों की किसानों की जो घर पे पड़ी है वो नुकसान हो रहा है। उसमें बरसात से काफ़ी नुकसान हुआ है और गरीब फसल और नरमे की फसल जो बिजाई है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दाना बहुत कम मिल रहा है और इसके अंदर किसान परेशान है, जो भटकते फिर रहे हैं। कभी ना इनको एंट्री होती है ना और ज़्यादा होने देती है यहाँ पे किसानों को। और प्रशासन की जिम्मेवारी भी पूरी नहीं है यहाँ पे। प्रशासन को इसकी जिम्मेवारी बनती है भी वो पूरा ख्याल रखे और सरकार का दायित्व बनता है जो भी वो उसकी व्यवस्था की जाए। देखो जी, पहले नंबर तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, समस्या तो पहले ही थी लेकिन दूसरी समस्या एक और हो गई। जो सुरेशिया के अंदर जो कोरोना मरीज मिला है
तो उसके कारण हमारी थोड़ी सी समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो जितने भी हमारे को 20-25% जो मजदूर आते हैं वो सुरेशिया की आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो उनसे भी सुरेशिया की आ रहे हैं भी उनकी जांच होनी चाहिए और मंडी के अंदर ऐसा काम ना हो कि एकदम ठप हो जाए। कोई भी कोरोना का मरीज मिल गया तो हमारी नई धान मंडी के अंदर सारा काम ठप हो जाएगा, मजदूर बेचारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से यही एक निवेदन है कि इनकी थोड़ी सी सिर्फ एक बात एक सब और भी है कि जो राजफेड़ के अंदर है, राजफेड़ के अंदर सरसों तुल रही है, तो सरसों के अंदर सभी लोग बाहर के आ रहे हैं मजदूर। तो मेरे कहने का मतलब ये है भी उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो जांच होने के बाद ही जो एक भी मजदूर कोरोना से मिल गया तो मंडी का काम और राजफेड़ का काम बिल्कुल ठप हो जाएगा। इसलिए मेरी सरकार पे यही निवेदन है कि जो भी मंडी से आ रहा है, जो बाहर के आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए और वो तभी मंडी के अंदर आए, उनकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले की नवसर्जित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड अलग कर वेब पोर्टल पर अपलोड करने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। नवसर्जित ग्राम पंचायतों का रिकॉर्ड अलग कर पोर्टल पर अपलोड करने की मांग को लेकर मंगलवार को विभिन्न नवसर्जित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने जिला कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नई ग्राम पंचायतों का सर्जन किया तो जा चुका है, नए कार्यालय भी स्थापित किए जा चुके हैं, लेकिन इससे आमजन में निजी कार्यों के लिए नई व पुरानी पंचायत में जाने के संदर्भ में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नई ग्राम पंचायतों के पास नरेगा या सामान्य किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं है, न ही इन पंचायतों का कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड है। उन्होंने मांग की कि या तो नई ग्राम पंचायतों को पुरानी ग्राम पंचायतों से संबंधित डाटा उपलब्ध करवाया जाए, अन्यथा उनके जनप्रतिनिधि होने का कोई औचित्य नहीं है। इस मौके पर एसटीबी सरपंच वारिस अली, गुरसर सरपंच रामेश्वर लाल, मोहन मगरिया सरपंच राजेश कुमार, 8 LLW सरपंच इकबाल खां, भूनावाली ढाणी सरपंच माड़ी देवी, 2 KNJ सरपंच जीवनी देवी, बनवाला सरपंच जसप्रीत कौर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम पंचायत समिति हनुमानगढ़ की 8 नई पंचायतें बनी हैं। उन पंचायतों के सभी सरपंच साहिबान इकट्ठे होके आज जिला परिषद सीईओ साहब से मिले, अपनी समस्या लेके। समस्या हमारी ये थी कि हमारी नई पंचायतों में कोई भी काम अभी तक नहीं दर्शाया जा रहा, ना कोई विकास कार्य हो रहा, ना कोई नरेगा, ना कोई वार्षिक योजना का काम हो रहा, ना कोई हमारे पास भवन का काम है, कुछ नहीं है। तो जब भी हम आते हैं, अभी हमारे पास नरेगा का काम, इस कोरोना महामारी से नरेगा का काम मजदूरों को मिले, कोई 200 रुपये मजदूरी मिले ताकि उनका बाल बच्चे पाल सकें, वो काम ही नहीं चल रहा। तो वो पुरानी पंचायतों में दर्शाया जा रहा था। तो हमने कहा कि हमारी पंचायतें नहीं बनने का क्या हुआ, जब हमारी पंचायत तो नहीं है, हम सरपंच ही बन गए, हम जनता हमसे जवाब मांग रही है। तो ताकि नरेगा का काम, वार्षिक योजना का काम और भी पंचायत के जो भी काम जिला परिषद की तरफ से, पंचायत समिति की तरफ से जो भी काम होते हैं, वो हमारी पंचायत पे ही काम, ताकि हम हमारे जनता को हमारी पंचायत के माध्यम से उनको काम दे सकें। वो काम सारे आज अभी सीईओ साहब ने हमारी बड़ी समस्या थी जो हमारी बड़ी प्रेम से सुनी और बीडीओ साहब को तुरंत प्रभाव से बुला के हमारी समस्या का समाधान किया। और कल से ही इन्होंने और पंचायतों का नाम दर्शाना ऐड हो गया। तो आज ही बोले अभी जाके आप पंचायत समिति में अय्यन साहब से, जयन साहब से मिले, आपकी पंचायतों के काम आपके नाम की पंचायत के नाम से सैंक्शन हो जाएंगे, सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत के चूरू स्थानांतरण हो जाने पर
जिला जूडो संघ द्वारा उनका सम्मान किया गया। जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत का चूरू तबादला होने पर जिला जूडो संघ द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जिला जूडो संघ के सचिव विनीत बिश्नोई के जंक्शन स्थित निवास स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकारी तंत्र में तबादला एक सामान्य प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से जंक्शन थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह शेखावत का तबादला चूरू किया गया है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र सिंह शेखावत ईमानदारी से ड्यूटी निर्वहन करने के साथ साथ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान धीरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दी गई सेवाओं को लोग हमेशा याद रखेंगे। इस मौके पर जिला जूडो संघ के अध्यक्ष विकास जुनेजा, कोषाध्यक्ष विनोद डुढानी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज जिला जूडो संघ हनुमानगढ़ के द्वारा हमारे जंक्शन के अंदर जो सीआई हैं धीरेन्द्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने जो कार्य हनुमानगढ़ के लिए किया, जो महामारी को रोकने के अंदर जो उन्होंने कार्य किया, उसके लिए उनको आज हमने सम्मान दिया है जिला जूडो संघ की तरफ से। और उसके अंदर हमारे सचिव विनीत बिश्नोई जी और कोषाध्यक्ष विनोद डुढानी जी मौजूद रहे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया। तो मैं सीआई धीरेन्द्र सिंह शेखावत जी के भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व जहाँ भी जाएंगे और वो देश का विकास या कोई भी इस तरीके की महामारी को रोकने के अंदर ये अपनी नायाब भूमिका निभाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी जूडो संघ जो सदस्य हैं उनका भी, वो ना उपस्थित ना होने के बाद भी उन्होंने हमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया। तो आज का जो दिन है तो वो सीआई धीरेन्द्र सिंह जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्य किया वो हर आदमी को करना चाहिए, वो बधाई के पात्र हैं और भविष्य की उनकी उज्जवल कामना के लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हेतु ऑनलाइन आवेदन व असाइनमेंट जमा करवाने की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। इस संदर्भ में इग्नू अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर ने विस्तार से जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन से देश भर में शिक्षा विभाग का काम भी पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के चलते इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की सन 2020 की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। पूर्व में यह परीक्षाएं 1 से 30 जून के मध्य आयोजित करवाई जानी थी, लेकिन कोरोना काल में परीक्षाओं को स्थगित करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को भी बढ़ा दिया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने बताया कि परीक्षाओं की नवीन समय सारणी शीघ्र ही विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाएगी। इसकी सूचना छात्रों को 15 दिवस पहले आवश्यक रूप से दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से नवीन परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इग्नू में देश के करीब 8 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। परीक्षाओं के संचालन के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनिवार्य रूप से पालना करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 संक्रमण के चलते ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 मई 2020 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ ऑनलाइन असाइनमेंट्स सबमिशन की तारीख को भी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को जयपुर रीजनल सेंटर के वेब पोर्टल पर PDF फॉर्मेट में असाइनमेंट्स जमा करवानी होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से ही इस असाइनमेंट्स का मूल्यांकन विभिन्न अध्ययन केंद्रों द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ओपन यूनिवर्सिटी में करीब 30% अंक इन असाइनमेंट्स पर निर्धारित होते हैं। डॉक्टर रामपाल अहरोदिया ने बताया कि विद्यार्थियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इग्नू की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा अध्ययन को लेकर एक चैनल के जरिए छात्रों की समस्याओं का निदान किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सत्रांत परीक्षा जून 2020 को स्थगित कर दिया गया है। पूर्व में यह परीक्षा 1 जून से 30 जून के मध्य होनी थी। नवीन जो परीक्षा समय सारणी है वो शीघ्र ही विश्वविद्यालय द्वारा घोषित की जाएगी, जिसकी सूचना छात्र छात्राओं को 15 दिवस पूर्व आवश्यक रूप से दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का परीक्षा के दौरान विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस विषय में RC जयपुर द्वारा अभी कुछ नवीन जो परीक्षा केंद्र है उनकी भी स्थापना की जाएगी, क्योंकि जो छात्र संख्या इग्नू सत्रांत परीक्षा में बैठने वाली है वो परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 8 लाख के लगभग है। तो विशेष इस बात पर जोर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में परीक्षाओं का संचालन किया जाए। विद्यार्थियों की जो समस्या है उसको देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म
जो ऑनलाइन आवेदन किया जाता है उसकी तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। साथ ही जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट है उसे भी बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए छात्र छात्रा को आरसी जयपुर की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक करवाया गया है। इस लिंक पर छात्र छात्रा को अपने असाइनमेंट की PDF बनाकर ऑनलाइन सबमिट करनी होगी और वहीं से इसका मूल्यांकन जो विभिन्न अध्ययन केंद्र हैं उनके माध्यम से करवाया जाएगा। परीक्षार्थियों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए जो उनकी समस्याएं हैं उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जा रही है। साथ ही जो उनके संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, विशिष्ट जो टॉपिक्स हैं, उनकी पढ़ाई या उनका प्रसारण भी ज्ञानवाणी चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। स्थानीय अध्ययन केंद्र पर विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण ऑनलाइन माध्यमों द्वारा ही अभी किया जा रहा है। इसमें मोबाइल पर मैसेज या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छात्र छात्राओं की जो भी समस्याएं होती है उनका निदान किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान गांव मक्कासन में फंसे मुंबई के प्रवासियों ने प्रशासन से घर वापसी की व्यवस्था करवाने की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान गांव मक्कासर के नजदीक एक कॉलोनी में फंसे मुंबई के प्रवासियों ने प्रशासन से घर वापसी की अपील की है। मुंबई के रहने वाले प्रवासियों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले वे हनुमानगढ़ में वेब डेवलपमेंट का काम करने के लिए आए थे। लॉकडाउन लगने के कारण वे यहीं फंस गए। प्रवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से अनुमति पत्र देने की मांग की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। लॉकडाउन के बीच आर्थिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेब में पैसे खत्म हो जाने के कारण राशन को लेकर भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मंगलवार को गाँव के गौसेवा दल ने इन प्रवासियों को जरूरत का सामान उपलब्ध करवाया। प्रवासियों ने प्रशासन से उनकी घर वापसी की व्यवस्था करवाने की मांग की है। महाराष्ट्र से आए हुए हैं, हम काम के सिलसिले में आए थे। रावतसर में हमारा मेन ऑफिस है। हनुमानगढ़ में हम लोग अपना नया ऑफिस का सेटअप कर रहे थे, तो उतने में ये लॉकडाउन का प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर लॉक्ड हो गए। पिछले 1.5-2 महीने से कोई हमको खाने पीने का हमको ही व्यवस्था करना पड़ रहा है। मेजर प्रॉब्लम हम लोग को ये हुआ है कि कोई वायरल इरिगेशन के कीड़ों के वजह से हमको मार्क्स यहाँ पर हम ये सब काफ़ी सारे यहाँ पर भी हमारे सब भाई बंधुओं को ये हो गया है, एक इन्फेक्शन टाइप हो गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अगर यही चलता रहेगा तो हम लोग यहाँ पे फंस के बहुत तकलीफ़ में आ गए हैं। बस हम राजस्थान गवर्नमेंट से यही विनती है कि हमको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, जैसा जल्द से जल्द हमको परमिशन दे के हमारे महाराष्ट्र हमारे घर वालों के पास ये कर दिया जाए। गवर्नमेंट के थ्रू तो हमको कोई सहायता नहीं मिली। राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू हमको कोई भी चीज़ों की सहायता नहीं मिली। हमको ये बात पता चला कि हम महाराष्ट्र से 10-15 जन फंसे हुए हैं, तो वो आके हमारे को आधुनिक हेल्प किया गया है। उनके थ्रू हमको राशन बांटी गया, मास्क दिया गया। एटलीस्ट हमको राजस्थान गवर्नमेंट ने मास्क तक का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। एक नॉर्मल ये होता है जिसको मास्क, हम लोग को मास्क भी नहीं आया गया। वैसे की स्थिति ऐसी है क्या, जिससे जितना हो सके जो रोज़ अपने घर से 1500 जितना अपना दूध पानी शक्कर, आधे तो ज़्यादा से जन हम लोग में 4-5 जन मुस्लिम्स हैं जिनका रोज़ा रखा गया है, तो उनको तकलीफ़ मेन अभी रोज़ा है, रखना तो है ये भगवान का चीज़ है, तो उनके लिए मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। और रोज़े में इन्फेक्शन तो रोज़ा रख के कोई वो ही नहीं हो पा रहा है, हमारे से यही नहीं हो पा रहा। सक्सेसफुल रोज़ा रख रहा है रोज़ा, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, दवाई लेना पड़ रहा है वो चीज़ों के लिए। 12 जने जो कि महाराष्ट्र से मुंबई से हैं, वो यहाँ पे लॉकडाउन से ही फंसे हुए हैं लगभग 1.5-2 महीनों से। तो उनके पास राशन पानी की और व्यवस्था नहीं है, तो हमने आके आज उनको राशन पानी की व्यवस्था करवाई है, राशन दिए, मास्क दिए हैं और दूध वगैरह की भी इनकी व्यवस्था को हमने करवा दी है। और इनको आश्वासन भी दिया है भी राशन वगैरह की व्यवस्था तो चलो हम करवा देंगे। बाकी हमारी सरकार से मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ अपने राजस्थान सरकार से, भाई इनकी जितनी हो सके आप कोई पास वगैरह की कोई व्यवस्था हो जाए तो ये लोग अपने घर पहुँच सकें। सहारा DRC नामक सामाजिक संस्था के सदस्यों ने मंगलवार को जंक्शन में जरूरतमंद लोगों को वॉशेबल मास्क वितरित किए।
सहारा DRC नामक सामाजिक संस्था द्वारा मंगलवार को जंक्शन में जरूरतमंद लोगों को वॉशेबल मास्क वितरित किए गए। संस्था के सदस्यों ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए हाइजीन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वे जरूरतमंदों की सहायता करें। संस्था द्वारा अब तक करीब 1000 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। हम सहारा DRC की तरफ से तकरीबन 1000 मास्क का वितरण कर चुके हैं। मास्क का वितरण पुलिसकर्मी, कलेक्ट्रेट में, धान मंडी में, सफाई कर्मियों को, वालों को कई जगह किया जा चुका है। और हमारी संस्था अभी और मास्क बनाने का 1000 से 1500 मास्क और बनाने का संकल्प लिया है हमने। यह मास्क 3 लेयर मास्क है और ये रीयूज हो सकते हैं। आपसे यही निवेदन है, जो भी इस मास्क को पहनने के लिए मतलब जो भी पहनना चाहते हैं इन मास्क को, इस मास्क की कीमत 50 से 70 रुपये है बाज़ार में। और मैं मेरे साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी तरफ से 10 रुपये 20 रुपये मास्क की ज़रूरत है, अगर वो करे तो जो भी पैसे इकट्ठा होगा उन पैसों से हम सब्जी वालों को, लेबर क्लास वर्गों को जिनको ज़रूरत है मास्क की, उनके लिए हम और मास्क बना सकें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियम की पालना करते रहिए। नमस्कार।